हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक थ्रेड के बारे में। और अगर आप टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर जैसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेड से हैं तो ऐसे में ये टॉपिक आपके काम का रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से समझ लें कि भाई मैट्रिक थ्रेड क्या होती है और कैसे उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो होते हैं। और इसी तरह की जो और भी वीडियोस मैं लगातार अपने चैनल ITI लाइव ज्ञान में लाते रहता हूँ। तो अगर आपको ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड या ITI या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह की अगर वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मैट्रिक थ्रेड के बारे में। ये चूड़ियाँ भारतीय मानक संस्थान यानी BIS द्वारा स्वीकृत हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान पर आधारित हैं। इनका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री का होता है। इसके बोल्ट की चूड़ी का क्रेस्ट फ्लैट है और रूट गोल होता है, जबकि नट की चूड़ी का क्रेस्ट गोल और रूट फ्लैट होता है। यह कोर्स और फाइन पिच की होती है। यह 0.25 mm से 300 mm व्यास तक होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जो मैट्रिक थ्रेड है वो BIS के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो कि भारतीय मानक संस्थान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये इस BIS के साथ साथ जो ISO है यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान, इसके नॉर्म्स को भी फॉलो करता है। तो बेसिकली जो हम टूल तैयार करते हैं इस थ्रेड को काटने के लिए वो 60 डिग्री के एंगल का होता है और इसी को इंक्लूडेड एंगल भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री हमने शो कर रखा है, क्योंकि सेम एंगल हम टूल में रखते हैं। तो उस जब टूल राउंड जॉब में टर्निंग करते टाइम जॉब रोड के अंदर घुसता है तो यही शेप 60 डिग्री अपना आ जाती है। तो इसीलिए इसको इंक्लूडेड एंगल भी कहते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल मेन चीज़ इसमें है, जो नॉर्मल हम जो दूसरी थ्रेड इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो मैट्रिक थ्रेड में ये स्पेशल बात क्या आ रही है, देखिए यहाँ से इसके बोल्ट की चूड़ी का क्रेस्ट फ्लैट होता है। यानी ये तो नट है, ये बात कर रहा है फ्लैट की। तो यानी देखिए ये बोल्ट है, ये बोल्ट के जो क्रेस्ट है ये फ्लैट होता है, ये बात इसने कही। यानी मतलब ये देखिए फ्लैट क्रेस्ट यानी कि जब ये चूड़ी तैयार हो जाती है तो इसका शुरू में ये पैनापन रहता है। तो इसकी नुकीली सिरे छोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, फाइल लेके हल्का सा इसको ऊपर से अंदाजन हम इसको फ्लैट कर देते हैं जितनी की इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखिएगा कभी भी अगर आपको पहचाननी हो कि जो थ्रेड आपके सामने रखी हुई है वो मैट्रिक थ्रेड है कि नहीं, इसके लिए आपको क्लियर ये देखना होगा कि ध्यान से कि जो इसका क्रेस्ट है ये थोड़ा सा फ्लैट हो रखा है कि नहीं हो रखा है। तो अगर वो बिल्कुल नोकदार है तो ऐसे कंडीशन में होगी ये संभावना हो सकती है कि वो BSW होगा। लेकिन अगर ऊपर के जो थ्रेड्स के क्रेस्ट हैं वो हल्के से चपटे हो चुके हैं एक समान पूरी सारी थ्रेड्स के दांतों में, तो ऐसे में ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैट्रिक थ्रेड है। दूसरी बात इसने बोली कि रूट गोल होता है, ठीक है ना। यानी बोल्ट की चूड़ी का क्रेस्ट तो फ्लैट होता है जो मैंने आपको बता दिया, और रूट होता है गोल होता है। तो ये अगेन दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए ये अगेन ये बोल्ट का एक्सटर्नल थ्रेड दिखा रखे हैं। तो इसमें ये तो फ्लैट होता है, दिखा दिया है ना कि जो उसको क्रैश होता है फ्लैट होता है, लेकिन इसके साथ साथ जिसको रूट होता है वो राउंड होता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये राउंड है यहाँ, है ना, ये राउंड है। तो यही इसकी स्पेशलिटी है। तो ये राउंड शेप कैसे आती है कि जब हम टूल बनाते हैं तो टूल बनने के जब 60 डिग्री का टूल जो हमारा रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंडर पे हल्का सा आगे से उसमें घुमाव कर्व ले आते हैं कुछ इस टाइप का टूल पे। तो जब टूल की आगे की नोक बिल्कुल नोकीली ना होकर के हल्की गोलाई वाली होती है, तो जब उसका यूज करते हुए जब हम ये थ्रेड काटते हैं तो उसकी ये वाली शेप ऑटोमेटिक गोल आ जाती है। तो ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि ये चीज़ हमें टूल में ही करनी है। टूल की शेप गोलाई वाली नोकदार ना होकर गोलाई वाली होगी, तो ऐसे में ये शेप अपने आप आ जाती है। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी अगर मैट्रिक थ्रेड आप काट रहे हैं और अगर आप किसी मेल पार्ट पे काट रहे हैं यानी उसको बोल्ट थ्रेड भी कह लीजिए, है ना, बोल्ट के ऊपर या मेल पार्ट पे थ्रेड काट लीजिए, तो उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जो उसका क्रेस्ट होगा उसको फ्लैट रखना है, और जो उसका रूट होगा वो राउंड में आना चाहिए। उसके लिए आपको जो टूल होगा, टूल की जो तैयार करोगे आप 60 डिग्री में, उसकी वो हल्की राउंडनेस आपको छोड़नी है। इसके अलावा इसने कहा कि यह कोर्स और फाइन पिच की होती है। मतलब जो थ्रेड हम काटते हैं उसकी अलग अलग पिच होती हैं। तो अधिकतर जो मोटी पिच होती है, फॉर एग्जांपल 3 mm, 4 mm, 5 mm की अगर कोई हम थ्रेड काट रहे हैं जिसमें पिच 4 mm, 5 mm, 6 mm है, तो ऐसी जो पिच होंगी उसको हम कोर्स पिच बोल देते हैं। और फाइन पिच उसे बोलते हैं जिसमें जो पिच होती है वो कम होती है, जैसे 1 mm,
0.8 mm, 0.5 mm या इसी के आसपास जो बारीक पिच होती है थ्रेड की, उसके लिए हम फाइन पिच बोलते हैं। और कोर्स मतलब जो मोटी है, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो ये बता रहा है कि इसका व्यास जो होता है किस किस व्यास में 0.25 mm से 300 mm व्यास के डाये वाली जो रोड होती है उसमें ये थ्रेड काटी जाएगी। यानी जो कोर्स पिच होगी वो हमेशा मोटे व्यास में बनाई जाएगी, और जो फाइन पिच होगी हमेशा वो जो पतला व्यास होता है उस पर वो चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अगेन मैं इसको फिगर को समझा देता हूँ आपको। ये इसको तो बता चुका हूँ, पिच लाइन मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको ये इसके नॉर्म समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने इस जो थ्रेड के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से आप नहीं जानते। तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही कुछ वीडियो बनाई जा चुकी हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो स्टार्टिंग की जो थ्रेड को समझने की जो बेसिक वीडियोस हैं वो उसमें मैं डाल दूंगा। तो अगर आपको इसमें ये समझ में नहीं हो रही तो बेटर है वो शुरू की 2-3 जो वीडियोस हैं उसको आप पहले देखें, उसके बाद आप इसको जो मैट्रिक थ्रेड है इसको समझने के लिए आए। तो ये मैं समझा चुका हूँ। इसके अलावा ये जो बोल्ट के बारे में इसकी सब पिच लाइन वगैरह राउंड रूल सब मैंने समझा दिया। तो इसका मेन चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एंगल, जो मैट्रिक थ्रेड में मेन चीज़ क्या है, एंगल 60 डिग्री, जो हमें मेंटेन करना पड़ेगा टूल बनाते टाइम। ठीक है, इसके लिए जो पिच होगी हमेशा एमएम में ही मेंशन होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक थ्रेड होगी, मैट्रिक थ्रेड कभी भी कहीं भी बताएगा वो एमएम में बोलेगा। कभी भी आपको इस गलती से इंचों में या किसी और उसमें नहीं लेना। एमएम मैट्रिक थ्रेड बोलेगा तो हमेशा एमएम में ही लेना है। इसके अलावा जो चूड़ियों की डेप्थ होती है वो हमेशा, इसका फार्मूला 0.6134 इंटू पिच है। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, जो BSW में फार्मूले में जो लगता था वहाँ पर 0.64 समथिंग होता था, लेकिन क्योंकि यहाँ ये मैट्रिक है, मैट्रिक में 0.6134 इंटू पिच है, तो हल्का माइनर सा फर्क इसमें आ जाता है। यानी अगर इसे मोटा मोटा अगर आपको समझना हो, आप थ्रेड काटने वाले हैं और आपके पास स्क्रू पिच गेज नहीं है, कि नॉर्मली जब भी हम कोई थ्रेड काटते हैं तो हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारे पास स्क्रू पिच गेज हो, ताकि पिच के साथ साथ उसकी डेप्थ भी हम बार बार थ्रेड काटने के बाद बार बार हम मैच करके देख लें कि एग्जैक्ट जितनी चाहिए उतनी आई कि नहीं। इन केस आपके पास स्क्रू पिच गेज नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए। और अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि भाई कितनी डेप्थ होती है, तो मोटा मोटा आप इस तरह से समझिए कि जितनी भी पिच है उसका तकरीबन 60% तक उसकी डेप्थ रखी जाती है। ठीक है, अगर आपको रटा हुआ होगा कि भाई 0.6134 है इंटू पिच है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं रटा हुआ तो तकरीबन 60%, यानी 60% को बोलेंगे तो 0.60 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके आसपास की भी कैलकुलेशन आप डेप्थ में मेंटेन कर देंगे तो समझ लीजिएगा वो ओके मानी जाएगी। ठीक है, फिलहाल वैसे आपको ये याद रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए और इसमें इसके मेन चीज क्या है कि बोल्ट व नट के रूट की गोलाई, ठीक है, यानी बोल्ट और अगर नट के जो रूट की गोलाई रखनी है वो इस फार्मूले से, इसके आधार पर रखनी है। यानी जो नट की गोलाई हमने ये बोल दिया वो होगा h/6 यानी या फिर 0.1443 इंटू पिच। यानी कितने रेडियस की आपको गोलाई रखनी है, जो नट बोल्ट की जो रूट की गोलाई, वो आप इससे देख के समझ सकते हैं। यानी अब ये कर देंगे, ये आप ऐसा कर देंगे तो वहां से वो कैलकुलेशन में निकल आएगा कि उसकी रेडियस कितनी आएगी। इसके अलावा जो बोल्ट के क्रेस्ट की चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि जैसे वो हम बात कर चुके हैं कि वो फ्लैट होती है, देखिए है ना, ये बोल्ट के क्रेस्ट की जो फ्लैट है ये कितनी होगी, है ना, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसको कैसे हम पता करेंगे, इस फार्मूले से। यानी कि कुल मिला के जितनी भी पिच है उसका इंटू 0.10825 से अगर पिच से गुणा कर दें तो उसकी क्या हो जाएगी, फ्लैटनेस की जो थिकनेस है कितनी मोटाई रहेगी वो निकल के आ जाएगी। तो उसको हम फाइल में उतना ही चलाएंगे, तकरीबन अंदाजन उसके बराबर आ जाए। इसके अलावा नट के क्रेस्ट की चौड़ाई, जैसे हमने कहा था नेट का जो क्रेस्ट होता है वो भी वो होता है, देखिए नट का जो क्रेस्ट है ये फ्लैट, ठीक है। या तो जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, या तो यहाँ पर इसने एरर कर रखी है, यहाँ पर मिस्टेक लिखी हुई है, तो कुल मिला के ये ज़्यादा सही है बात कि भाई इसके दोनों के जो क्रेस्ट हैं वो फ्लैट कर दिए जाए, ताकि जब एक दूसरे पर फिट हो तो उस टाइम दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, वो आप देख लीजिएगा। तो जो नट के क्रेस्ट की चौड़ाई 0.2165 इंटू पी, इससे इसकी जो क्रेस्ट की जो हमें चौड़ाई कितनी रखनी है वो निकल के आ जाएगी। इसके अलावा आप इसे पढ़ें, IS 1330 और 9558 के मानक के अनुसार चूड़ी का व्यास या साइज M से आरंभ होता है। इसके बाद उसकी पिच लिखी जाती है, जैसे M 8 इंटू 1.25। इसका अर्थ होता है चूड़ी का साइज 8 mm है और उसकी पिच 1.25 mm है।
यानी कि कभी भी कोई मैट्रिक थ्रेड होगी, आपको देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक थ्रेड है, तो उसका सबसे बढ़िया बात है ये M दिखेगा आपको। कभी भी किसी भी थ्रेड में आप देखते हैं कि M8, M12, M30 कुछ भी लिखा है, तो आप तुरंत आप पकड़ लेंगे कि M मतलब M फॉर मैट्रिक। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक तो मैट्रिक थ्रेड है। इसके अलावा M8 का मतलब होता है ये इसका मेजर डाया है, यानी अगर आप मेल में काट रहे हैं तो यानी 8 mm की रोड पे ये थ्रेड कटने वाली है। तो इतनी M8 से इतनी बातें पता चल जाती हैं कि एक ये मैट्रिक थ्रेड है। इसके अलावा ये जो उसका मेल थ्रेड हम काटने वाले हैं, उस डाया की रोड का जो साइज होगा मैक्सिमम यानी मेजर डाया होगा वो 8 mm होगा, ये पता चल रहा है। इसके अलावा इंटू 1.25 ये होती है उसकी पिच, यानी M8 की 8 mm की डाया की रोड पे हमें जो पिच मेंटेन करनी है 1.25 करनी है। अक्सर जो बारीक थ्रेड होती हैं या बारीक रोड होती है उस पे हमेशा पिच लिखी होती है, लेकिन जो इसके कोर्स या बड़े पिच की जो थ्रेड काटी जाती है ऐसे कंडीशन में वहां पर कई बार इसकी पिच नहीं दर्शाता है। तो ऐसे में आपके पास वो चार्ट होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है कि मैट्रिक थ्रेड पे हर M8 पे कितने की पिच की थ्रेड कटेगी, M6 में या M20 पे, M32 पे, इसी तरह की स्टैंडर्ड है वो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें देख के क्लियर पता चल जाता है कि ओवरऑल कितने mm डाई रोड पर कितने mm का पिच मेंटेन करनी होती है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे बता चुका हूं यहाँ पर मेजर डाया 8 mm और पिच होगी 1.25। तो उम्मीद है आपको ये मैट्रिक थ्रेड का जो सारे इसके नॉर्म्स हैं ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अभी भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है इसको समझने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप के माध्यम से ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं वैसे भी आपसे इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप में इसमें पूछ सकते हैं, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, या किसी भी समय आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।